बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। अगेन न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट से ही रिलेटेड टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस को स्टडी किया था। आज हम न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिशन को ही स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़े से डिफरेंट अंदाज में। आपने पढ़ा था कि जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पर फॉल करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 236 में, और फर्दर यूरेनियम 236 स्प्लिट हो जाता है ऑलमोस्ट 2 इक्वल साइज्ड बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ ही रिलीज होते हैं 3 न्यूट्रॉन्स along with the release of 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इस प्रोसेस में जनरेट होने वाले 3 न्यूट्रॉन्स को अगर हम फर्दर प्रोसीड करवाएं तो प्रोसेस कुछ इस तरह कंटिन्यू होगा। एक न्यूट्रॉन से हमें मिले थे 3 न्यूट्रॉन, और ये तीनों न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम 235 के साथ इंटरेक्ट करें तो हमें फर्दर 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, यानी टोटल 9 न्यूट्रॉन्स हो गए। ये 9 न्यूट्रॉन्स अगेन 9 यूरेनियम 235 के साथ इंटरेक्ट करेंगे और 27 न्यूट्रॉन जनरेट हो जाएंगे। अगर ये प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू रहे तो ये कहलाता है एक चेन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 और कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए आपको न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। ये चेन रिएक्शन 2 तरह के होते हैं। एक कहलाता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और ये बेसिक प्रिंसिपल होता है एटॉमिक बॉम्ब का, और दूसरा कहलाता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जो आज पढ़े जाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिक प्रिंसिपल है। यानी हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर में अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आउटपुट पर एनर्जी जनरेट करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए जब एक न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया गया तो न्यूक्लियर रिएक्टर के ओवरऑल ये कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर की कंस्ट्रक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट, जिसको आप हार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं, वो कहलाता है कोर, और कोर के अंदर यूज होता है मॉडरेटर। और फिर नेक्स्ट कंपोनेंट है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर से आगे जब आप मूव करते हैं स्टीम को, तो वो जाकर स्ट्राइक करती है टरबाइन के साथ। टरबाइन कनेक्टेड होता है जनरेटर के साथ, और जनरेटर से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को फिर आप ट्रांसफार्मर और डिफरेंट पोल्स के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। टरबाइन से नीचे जो कंपोनेंट कनेक्टेड होता है वो होता है कंडेंसर, जहां हम कंडेंसेशन का प्रोसेस करेंगे। फिर अटैच्ड होता है पंप। तो ये था एक ओवरऑल इसके कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में जो मेन चीज मैंने आपको बताई वो था हार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे हमने कहा कि वो है कोर। कोर के अंदर बेसिकली जो एलिमेंट हम यूज करते हैं वो है ड्यूट्रियम, जिसे हम हैवी वाटर भी कहते हैं। इस कोर के अंदर आप सिलिंड्रिकल रॉड्स में प्लेस करते हैं यूरेनियम फ्यूल को, और इसी में हमने कनेक्ट किए होते हैं न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर रॉड्स। ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर रॉड्स बने होते हैं बोरॉन या कैडमियम के। डियर स्टूडेंट, इस कोर के अंदर जब आपके पास एक स्लो न्यूट्रॉन एंटर होता है तो वो स्लो न्यूट्रॉन सिलिंड्रिकल शेप में मौजूद यूरेनियम 235 के साथ इंटरेक्ट करेगा और फर्दर फिशन के प्रोसेस को जनरेट करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें कोर के अंदर हमने ड्यूट्रियम क्यों यूज किया, हैवी वाटर क्यों यूज किया। नॉर्मल वाटर से लिंक्ड भी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स बनाए जाते हैं, लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ड्यूट्रियम को यूज करके बनाया जाने वाला एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसमें ड्यूट्रियम यूज करने की कुछ रीजंस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डियर स्टूडेंट, ड्यूट्रियम और
नॉर्मल वाटर में जो डिफरेंसेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस और नॉर्मल वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हैवी वाटर 20% टाइम्स हेवियर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर, इसीलिए हम इस हैवी वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज नहीं करते। तीसरी जो मेन रीजन है जिसकी वजह से हम ड्यूट्रियम को प्रेफर करते हैं वो है न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन बिहेवियर। नॉर्मल वाटर ज्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जबकि ड्यूट्रियम न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करता। क्योंकि नॉर्मल वाटर ज्यादा न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए एक चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी ही देर में क्योंकि ज्यादा न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। इन रीजंस की वजह से हम प्रेफर करते हैं ड्यूट्रियम को। ड्यूट्रियम हमें इसके साथ साथ एक और भी बेनिफिट देता है और वो है मॉडरेटर का। क्योंकि हमें फिशन के प्रोसेस में चाहिए स्लो न्यूट्रॉन्स, जब न्यूट्रॉन फर्स्ट स्प्लिटिंग से जनरेट होते हैं तो वो तीनों न्यूट्रॉन बहुत ही हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए ड्यूट्रियम का रोल होता है। अगर एक न्यूट्रॉन ड्यूट्रियम के साथ कोलाइड करेगा तो वो बाउंस बैक करेगा और उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। D2O या हैवी वाटर जिसे आप ड्यूट्रियम भी कहते हैं, ये हमें मॉडरेटर का रोल भी देता है। मॉडरेटर का मतलब है स्पीड को या एनर्जी को मॉडरेट करने के लिए, कम करने के लिए जो एलिमेंट यूज हुआ वो था ड्यूट्रियम। आपने देखा कि ड्यूट्रियम और नॉर्मल वाटर में क्या डिफरेंसेस थे। उनके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क था, उनके मैस में फर्क था और न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन पावर में भी फर्क था। और ड्यूट्रियम की वजह से हमें मॉडरेटर का भी रोल मिला। इसी कोर के अंदर जब हमने फिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया तो स्लो न्यूट्रॉन की हेल्प से हमने स्टार्ट लिया था। जब स्लो न्यूट्रॉन इंसिडेंट हुआ तो बनने वाले थे 3 फास्ट न्यूट्रॉन। उन न्यूट्रॉन्स को आपने मॉडरेटर की हेल्प से स्लो कर लिया। वो 3 स्लो न्यूट्रॉन फिर फर्दर फिशन करेंगे और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट लेगा और ह्यूज एनर्जी कोर के अंदर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस ह्यूज हीट एनर्जी की वजह से कोर का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस और समटाइम्स इससे ज्यादा तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट के दिमाग में मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि जब इतना ह्यूज टेम्परेचर आएगा तो ड्यूट्रियम का तो बॉइलिंग पॉइंट था 101.4 डिग्री सेल्सियस, तो वो तो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता और ऐसा करने से हम इस ड्यूट्रियम को किस तरह रोकते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि कोर के अंदर हम एक ह्यूज प्रेशर जनरेट करते हैं। इसीलिए इन्हें प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर भी कहा जाता है। ह्यूज प्रेशर जनरेट करने से ड्यूट्रियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया जाता है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जब आप किसी लिक्विड पर प्रेशर कम करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो ड्यूट्रियम का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से ड्यूट्रियम इतने हाई टेम्परेचर पर भी जाकर बॉयल नहीं होता। ड्यूट्रियम एक ह्यूज टेम्परेचर को कैरी करता हुआ इन डिफरेंट पाइप्स में जब मूव करता है तो हीट एक्सचेंजर के अंदर कनेक्टेड ये पाइप्स एक ह्यूज टेम्परेचर कैरी कर रहे हैं। जबकि हमने हीट एक्सचेंजर के अंदर जो वाटर फिल किया हुआ है वो नॉर्मल वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो कोर के अंदर का जो वाटर है वो डार्क ब्लू कलर का है और जो हीट एक्सचेंजर के अंदर वाटर है वो लाइट ब्लू कलर का है, क्योंकि ये कलर डिफरेंस इंडिकेट करता है वाटर के डिफरेंस को। कोर में हैवी वाटर है और हीट एक्सचेंजर के अंदर है नॉर्मल वाटर। जब इन पाइप्स में एक ह्यूज टेम्परेचर कैरी करता हुआ ड्यूट्रियम
हीट एक्सचेंजर के अंदर से मूव करता है, तो ये पाइप्स हैं मेटेलिक पाइप्स, तो हीट कंडक्ट होगी और कंडक्शन की वजह से हीट एक्सचेंजर में मौजूद नॉर्मल वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और एक ह्यूज स्टीम जनरेट करेगा। इस स्टीम का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब आप इस पाइप से स्टीम को मूव करवाएंगे टुवर्ड्स द टरबाइन, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर स्टीम है, सो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और इस ह्यूज प्रेशर की वजह से टरबाइन मूव होती हुई आपको नजर आई। जैसे ही टरबाइन मूव करेगी, तो आपने जनरेटर्स में पढ़ा था कि टरबाइन के मूव करने से जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो ये टरबाइन कनेक्टेड होती है जनरेटर के साथ और जनरेटर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप ट्रांसफार्मर या पोल्स की हेल्प से ट्रांसमिट करते हैं। अगर आप टरबाइन के नीचे देखें तो आपको कंडेंसर नजर आएगा। ये कंडेंसर कंडेंसेशन का प्रोसेस करेगा। जब मैंने आपको विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ाया था तो मैंने आपको कंडेंसेशन का प्रोसेस समझाया था कि कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पर भी कंडेंसर यही करेगा कि कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से वो वेपर्स जो स्टीम के वहां तक पहुंच रहे हैं उन्हें दोबारा वाटर में कन्वर्ट कर देगा और ये वाटर फिर आपको एक पंप नजर आएगा। इस पंप के थ्रू हम इस वाटर को दोबारा हीट एक्सचेंजर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। सो आपने देखा कि किस तरह कोर के अंदर जनरेट होने वाली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को आपने ड्यूट्रियम के थ्रू हीट एक्सचेंजर तक कंडक्ट करवाया और हीट एक्सचेंजर से फिर स्टीम के प्रेशर को आपने यूज किया और कन्वर्ट किया स्टीम प्रेशर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपने ये देखा कि किस तरह कोर से आप हीट एनर्जी को मूव करवाते हैं टुवर्ड्स द आउटपुट, और आपने ये भी देखा कि न्यूक्लियर फिशन में प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को आपने किस तरह यूजफुल पर्पस के लिए ट्रांसफॉर्म किया। अगर हम इसके कोर के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें तो वो प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह से हैं। क्योंकि हमने इसमें यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज किया है, तो नेचुरल यूरेनियम में 99.28% होता है यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 की परसेंटेज है 0.72। आप देख रहे हैं कि इसकी परसेंटेज बहुत ही कम है। सो जब हम इस कोर को यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर एनरिचमेंट के प्रोसेस के थ्रू यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन 0.72 से इंक्रीज करके 2 to 4% बनानी पड़ती है। इस इंक्रीज्ड यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन के साथ आप यूरेनियम फ्यूल को यूज करते हैं। अब जब इसमें न्यूट्रॉन फर्स्ट फिशन के प्रोसेस में जनरेट होते हैं तो हमें उनकी स्पीड को कम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें फिशन इन यूरेनियम 235 के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जो न्यूट्रॉन रिलीज होता है उसकी एनर्जी होती है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। इतने ह्यूज एनर्जी वाले न्यूट्रॉन को हमें स्लो करना होता है। और आपने सुना कि इस यूरेनियम में यूरेनियम 238 भी एग्जिस्ट करता है और यूरेनियम 238 को चाहिए होता है एक फास्ट न्यूट्रॉन। जैसे ही ये न्यूट्रॉन जनरेट होता है तो इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती है, सो हमें प्रिवेंट करना होता है कि ये फास्ट न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 के साथ इंटरेक्ट ना करे, क्योंकि अगर ये यूरेनियम 238 के साथ इंटरेक्ट करेगा तो एक और प्रोसेस फिशन का इस रिएक्टर में स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम स्टार्ट नहीं करना चाहते। सो इस पर्पस के लिए हम ड्यूट्रियम को यूज करते हैं। ड्यूट्रियम क्या करेगा कि जब आप दो यूरेनियम रॉड्स के बीच में या उसके सराउंडिंग में मॉडरेटर या हेवी वाटर या ड्यूट्रियम को प्लेस करते हैं, सो न्यूट्रॉन जब रिलीज हुआ इन फर्स्ट फिशन प्रोसेस तो ये न्यूट्रॉन इस मॉडरेटर में से चलता हुआ दूसरे यूरेनियम रॉड की तरफ जाएगा। इस मूवमेंट के प्रोसेस में वो मल्टीपल कोलिजन्स करेगा
और इन कोलिजन्स के प्रोसेस में वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए, कम करते हुए अप्रोच करेगा सेकेंड यूरेनियम रॉड को। सो इस मॉडरेटर की हेल्प से हमने न्यूट्रॉन को स्लो करवाया और प्रिवेंट किया कि एक फास्ट न्यूट्रॉन यूरेनियम तक अप्रोच ना कर सके। दूसरी चीज कि हमने अगर एक कंट्रोल्ड वे में न्यूट्रॉन को यूज करना है फॉर अ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, तो हमें अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन के नंबर को कम करना होगा। सो न्यूट्रॉन को कम करने के लिए हम यूज करते हैं न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर रॉड्स। ये बने होते हैं बोरॉन या कैडमियम के। आपको वर्टिकल रॉड्स कोर में नजर आ रही हैं, ये हैं न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर रॉड्स। ये रॉड्स अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये चाहते हैं कि ज्यादातर न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएं और बहुत कम ऐसे न्यूट्रॉन हों जो फर्दर फिशन करें। सो ज्यादा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम रॉड को डाउनवर्ड मूव करेंगे। जैसे ही ये डाउनवर्ड मूव हुई तो आपने देखा कि किस तरह न्यूट्रॉन्स को इन रॉड्स ने एब्जॉर्ब कर लिया और बहुत कम न्यूट्रॉन हैं जो फर्दर फिशन जनरेट कर रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो और ज्यादा न्यूट्रॉन्स फिशन को जनरेट करें, तो इसके लिए हम इन वर्टिकल रॉड्स को अपवर्ड मूव कर देंगे। जैसे ही ये अपवर्ड मूव हुई तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन का रेट ऑटोमेटिकली कम हो गया और ज्यादा न्यूट्रॉन्स अब अवेलेबल हैं फिशन के प्रोसेस को जनरेट करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप कंप्लीटली रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप इन रॉड्स को कंप्लीट इस कोर में डिप कर देंगे और थोड़ी ही देर में ये रिएक्शन कंप्लीटली रुक जाएगा। सो आपने देखा कि किस तरह हमने मॉडरेटर को यूज करके न्यूट्रॉन को स्लो किया और यूरेनियम 238 में फिशन के प्रोसेस को भी रोका और यूरेनियम 235 में फिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करवाया। और आपने ये भी देखा कि किस तरह हमने वर्टिकल रॉड्स की हेल्प से न्यूट्रॉन की अमाउंट को कंट्रोल किया। डियर स्टूडेंट, बोरॉन या कैडमियम वो मटेरियल होते हैं जो जब न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अनस्टेबल नहीं होते, वो स्टेबल ही रहते हैं। इसीलिए हम इन मटेरियल्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने से इनमें अनस्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं आता। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह एक फिशन के प्रोसेस से आपने डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए रिएक्टर से एक यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस किया। डियर स्टूडेंट, इसका अगर हम ओवरऑल दोबारा रिव्यू करें तो इसमें कोर के अंदर आपने एक ह्यूज टेम्परेचर जनरेट किया विदाउट बॉइलिंग द हैवी वाटर, और ये हैवी वाटर इन पाइप्स में मूव करते हुए टेम्परेचर को कंडक्ट करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल वाटर। इसीलिए यहाँ पर क्योंकि हीट एक्सचेंज हो रही होती है, इसे हीट एक्सचेंजर कहा जाता है। यहाँ पर जनरेट होने वाली स्टीम जिसका टेम्परेचर था अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस, उस स्टीम के प्रेशर की हेल्प से आपने टरबाइन को मूव किया और टरबाइन से जनरेटर को मूव किया और यहाँ पर स्टीम को आपने कंडेंसर के थ्रू दोबारा वाटर में कन्वर्ट किया। तो ये तो था कि हमारा रिएक्टर किस तरह काम करता है। डियर स्टूडेंट, आपने कैनप का नाम सुना होगा। कैनप है कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट और यहाँ पर हम सी वाटर को ही यूज करते हैं इन प्रेशराइज्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स और इस सी वाटर की हेल्प से हम कूलेंट का प्रोसेस जनरेट करवाते हैं। अब एंड पर जो प्रॉब्लम है वो है वेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज कर लेते हैं तो इसमें जो वेस्ट जनरेट होता है यूरेनियम का, उस वेस्ट के अंदर रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस बहुत अरसे तक होता रहता है क्योंकि इन रेडियो एक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ 1000 ईयर्स तक होती है और हम कहते हैं कि एक इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर कंप्लीट डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस वेस्ट को कहीं सी में डंप करते हैं या किसी और जगह डंप करते हैं तो इसमें होने वाला रेडियो एक्टिविटी का इफेक्ट
लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करेगा और बहुत ही डेंजरस वे में इफेक्ट करता है। सो इनको डंप करने के लिए सॉल्ट माइंस, और वो भी ओल्ड सॉल्ट माइंस की बॉटम में जाकर बहुत ह्यूज डिगिंग करके 1000 मीटर तक डिगिंग करके वहां पर इस वेस्ट को डंप किया जाता है, और ये एक सेफेस्ट वे है टू डंप द वेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि किस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिशन की हेल्प से हम एक यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर को भी डिस्कस करेंगे, बट टिल देन अल्लाह हाफिज।